The most beautiful part about DILR is that you can score really good even without preparation. How? Past year papers. देखो ऐसा है, DILR is after all about problem solving. उन प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट रिसोर्स क्या हो सकता है? जो प्रॉब्लम्स पिछले साल आई थी. तो पास्ट ईयर पेपर्स इज सिंगल बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर DILR गिवन दैट देयर इज ओनली 15 डेज लेफ्ट नाउ. तो इस वीडियो में CAT 24 स्लॉट 3 के मैं 3 सेट करके दिखाऊंगा आउट ऑफ 5 सेट्स which were enough to get 99%. Over the top, OTT subscribers of a platform are segregated into 3 categories: kid, elder and others. तो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं किसी प्लेटफॉर्म के जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. Kid है या तो एल्डर है या तो अदर है. Some of the subscribers used one app and the others used multiple apps to access the platform. अब ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इसमें भी डिस्टिंक्शन है. कुछ ऐसे हैं जो वन ऐप यूज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल ऐप्स यूज करते हैं. ठीक है. The figure below shows the percentage of the total number of subscribers in 2023 and 2024 who belong to the kid and elder categories. तो 2023 और 2024 ईयर्स में जितने भी टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे उसकी परसेंटेज दे रखी है. मतलब 2023 में 15% किड थे और 20% एल्डर थे. सिमिलरली 2024 में 20% किड थे और 30% एल्डर थे. इस तरह से बात चल रही है. अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में मेन तुमको सिर्फ टेबल बनाते आनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको अगर तुम सही तरीके से टेबल के फॉर्मेट में लिख सको तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. अब तुम खुद ही सोचो क्या दिया हुआ है. 3 कैटेगरी दी हुई है, किड, एल्डर और अदर्स. उसके अंदर डिस्टिंक्शन दिया हुआ है वन और मल्टीपल. तो अपन ने इस तरह की कुछ टेबल बना ली जहां पे अपन ने यहाँ पे ईयर लिख दिया, फिर 3 कैटेगरी लिख दी, किड्स, एल्डर और अदर. अब इस कैटेगरी के अंदर भी फॉर एवरी ईयर अपन ने डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया कि यार 1 वाले कितने होंगे, मल्टीपल वाले कितने होंगे. सिमिलरली एल्डर में 1 वाले कितने होंगे, मल्टीपल कितने होंगे. और वही सेम चीज मैंने फिर 2024 के लिए भी कर दी. अब देखो इस टेबल में मैंने एक चीज अलग अलग डिस्टिंक्टली लिखी हुई है. मैंने यहाँ पे परसेंटेज और नंबर दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों फॉर्मेट्स में दे रखा है. तुमको परसेंटेज ऑफ द टोटल भी दे रखा है और तुमको एग्जैक्ट नंबर भी दे रखा है. यहाँ पे इनने एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ है. तो मैंने दोनों चीज को डिस्टिंक्टली अलग अलग लिख दिया. कहने का मतलब ये कि यार 2023 में जो किड्स थे उस किड्स को टोटल अगर 100% था तो उसका कितना परसेंट था, 15% था. अब वो क्या एग्जैक्ट नंबर आएगा वो अपन यहाँ पे लिख देंगे. जो भी नंबर आएगा 10,000, 15,000, 20,000 वो अपन यहाँ पे लिख देंगे. अब उस 20,000 में 1 कितने थे वो यहाँ लिख देंगे और मल्टीपल कितने थे वो यहाँ लिख देंगे. तो वो जो टोटल का नंबर है वो 1 और मल्टीपल में किस तरह से डिवाइड होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा. सेम ही चीज एल्डर अदर्स के लिए भी फॉलो होती है और 2024 के लिए भी फॉलो होती है. ठीक है. अब 1 पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. क्या दे रखी है? द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन अबाउट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज्ड बाय 10% फ्रॉम 2023 टू 2024. 2023 में जितने टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, टोटल परसेंट तो 100% था, जो पूरा था 100%. उसका जो नंबर था ये नंबर अगले साल इंक्रीज हो गया 10% से. मतलब वो जब यहां से यहां गया तो 10% से इंक्रीज हो गया, मतलब इंटू 1.1 हो गया. ठीक है. इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी एंड 2/3 ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी यूज वन ऐप. 2024 में जितने भी किड्स थे उसके हाफ किड्स 1 ऐप यूज कर रहे थे. मतलब ये जो भी नंबर आएगा उसको मैं अगर इंटू 1/2 कर दूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा, जो भी लोग 1 ऐप यूज कर रहे थे. अब ऑब्वियसली अगर हाफ 1 ऐप यूज कर रहे हैं तो बचे कुछ हाफ जो है वो मल्टीपल ऐप यूज करेंगे. सिमिलरली अडल्ट के बारे में भी दे रखा है. एल्डर में क्या दे रखा है? ये जो एल्डर है इसमें 2/3 जो थे वो 1 ऐप यूज कर रहे थे. तो जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देंगे तो ये 1 ऐप के बराबर आ जाएगा और बचा कुछ 1/3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. इन 2023 द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी हु यूज्ड मल्टीपल एप्स. तो 2023 में मल्टीपल ऐप यूज करने वाले किड्स, मतलब ये नंबर was the same as the number of subscribers from the elder category who used one app. मतलब ये जो 2 बॉक्स हैं इनका जो नंबर है वो सेम है, मतलब इक्वल टू है बेसिकली. ठीक है. 10,000 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी used one app and 15,000 subscribers from the elder category
used multiple apps in 2023. 2023 में किड कैटेगरी में 10,000 बच्चे थे, ठीक है, एंड मल्टीपल कैटेगरी में कितने एल्डर थे? 15,000. तो ये नंबर 15,000 दिया हुआ है. बहुत बढ़िया. अब क्या बोला गया? इस इंफॉर्मेशन को यूज करो और बच्चे कुछ जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो. अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले पूरी टेबल को अपन कंप्लीट कर लेते हैं. मैं ये जानता हूं कि यार ये जो ब्लू बॉक्स है और ये जो ब्लू बॉक्स है दोनों बराबर है, दोनों का जो भी नंबर है वो सेम है. तो एक काम करते हैं, उस नंबर को अभी के लिए अपन x मान लेते हैं. तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. सबसे पहले कोशिश करते हैं इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. मैं जानता हूं ये 10,000 प्लस x ये 15% के बराबर होता है. सिमिलरली ये x प्लस ये 15,000 ये 20% के बराबर होता है. तो मुझे x का रिलेशन मिल जाएगा दो अलग अलग इक्वेशन में. देखो, मुझे मालूम है 10,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 15% ऑफ टोटल. 15% ऑफ टोटल मतलब टोटल को अपन अभी के लिए t मान लेते हैं. तो इज इक्वल्स टू 0.15 t. ठीक है, जो भी टोटल था वो 100% था, उसको अपन ने t मान लिया. उसका 15% है ये 10,000 प्लस x. ठीक है, सिमिलरली ये लॉजिक अपन एल्डर में भी लगा सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? 15,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 0.2 t. अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इनका पूरा रेशियो ले लेते हैं. तो 10,000 प्लस x अपॉन 15,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 0.15 बाय 0.2. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाय 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 40,000 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस 3x. तो x की फाइनली वैल्यू आ गई 5,000. बहुत बढ़िया, मुझे मालूम पड़ गया x है 5,000. अगर x 5,000 है मतलब ये वाली वैल्यू 5,000 के बराबर है. दिस इज 5,000. अगर ये 5,000 है तो ये बता दो टोटल नंबर ऑफ किड्स कितने थे? 10,000 या 5,000 या, तो टोटल किड्स थे 15,000. सेम लॉजिक एल्डर में भी लग जाएगा. 5,000 प्लस 15,000 ये हो जाएगा 20,000. बहुत बढ़िया. अब अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने थे 2023 में, तो क्या तुम वो फिगर आउट कर सकते हो? बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हो. तुम बोलोगे कि यार किड्स कितने थे? 15% ऑफ टोटल. 15% अगर 100% टोटल था, उसका 15% 15,000 था, उसका 20% 20,000 था. मतलब टोटल कितना था? टोटल 1 लाख के बराबर था. 1 लाख का 15% ही तो 15,000 होता है. तो तुम बोलोगे जो टोटल है वो निकल कर आ गया 1 लाख. तो 1 लाख. बहुत बढ़िया. अब कोई तुमसे सवाल पूछ ले कि कितने अदर थे, तो तुम जानते हो कि यार 15% ये है, 20% ये है, तो बचा कुछ 65% यहाँ आ जाएगा. और अगर कोई नंबर में पूछ ले कितने नंबर ऑफ अदर्स थे, तो 65% ऑफ 1 लाख मतलब 65,000. तो ये हो गया 65,000. बहुत बढ़िया. अब जैसे तुमने ये नंबर फिगर आउट करा कि टोटल 1 लाख लोग थे, तो तुम अगले साल का भी टोटल निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि अपन जानते थे यार ये इंटू 1.1 है, अपन जानते थे वो 10% से इंक्रीज होके था. तो अगले साल का टोटल था 1,10,000. बहुत बढ़िया. अब ये 1,10,000 का 30% वॉज द एल्डर, तो इसका 30% निकाल लो, तो ये हो जाएगा 33,000. सिमिलरली ये 20% है, नंबर ऑफ किड्स वॉज 20%, तो ये 22,000 हो गया. अब 22,000 का हाफ वॉज दिस 1. ये तो दे रखा था कि हाफ है, जो नंबर ऑफ किड्स हैं जो 1 ऐप यूज कर रहे हो उसका हाफ है. तो ये हाफ यहां चले गया 11,000 और बचा कुछ 11,000 यहां आ गया. सिमिलरली ये 2/3 था इसका, तो 2/3 ऑफ 33,000 होता है 22,000. तो ये 22,000 यहां आ गया, बचा कुछ 11,000 यहां आ गया. और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि अदर कितने थे 2024 में, तो तुम बोलोगे 20% यहाँ, 30% यहाँ, बचा कुछ 50% यहाँ पर है. और 50% का अगर नंबर निकालोगे टोटल 1,01,000 का, तो ये आ जाएगा 55,000. बहुत बढ़िया. तो तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ फिगर आउट कर लिया जो फिगर आउट करने लायक था. तुम ये वैल्यूज नहीं निकाल पाए क्योंकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स बिलोंग टू द अदर कैटेगरी इन 2024? 2024 में अदर कैटेगरी में 55,000 लोग थे, तो 55,000 इज द राइट आंसर. व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स इन द किड कैटेगरी
यूज्ड मल्टीपल एप्स इन 2023। 5,000 लोगों ने यूज करा। आउट ऑफ टोटल कितने? 15,000 किड्स। इसने बोला ना परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स इन द किड कैटेगरी, तो जितने भी किड थे उसमें कितने परसेंट लोगों ने यूज करा? तो 5,000 ने यूज करा आउट ऑफ 15,000, तो 5,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.33%. What was the percentage increase in the number of subscribers in the elder category from 2023 से 2024? तो 2023 में 20,000 एल्डर थे, 2024 में 33,000 एल्डर हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ गया? 33,000 अपॉन 20,000, दैट इज इक्वल टू 1.65, मतलब 65% का इंक्रीज। तो 65% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, what could be the minimum percentage of subscribers who used multiple apps in 2024? 2024 में क्या मिनिमम परसेंटेज हो सकता है मल्टीपल एप्स यूज करने वालों का? ध्यान से देखो, अब तुम ये जानते हो कि 2024 में कौन कौन मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। ये 11,000 मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं, ये 11,000 मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं, बट तुम ये नहीं जानते कि अदर कैटेगरी में कितने लोग मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। तो तुम ये दोनों वैल्यूज नहीं जानते। अब तुम चाहते हो कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रहे मल्टीपल ऐप यूज करने वालों की, तो तुम बोलोगे कि यार ये 0 हो जाए, मल्टीपल ऐप कोई भी यूज नहीं करे अदर कैटेगरी में, और पूरा 55,000 यहां पर आ जाए। ये हो सकती है मिनिमम पॉसिबिलिटी मल्टीपल ऐप यूज करने वालों की। तो 11,000 यहाँ पे, 11,000 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, टोटल 22,000 लोग मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 1,10,000 इंटू 100 कितना आ गया? ये आ गया 20%। तो 20% इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच कैन इजीली बी सॉल्व्ड इफ यू नो हाउ टू यूज द कैलकुलेटर राइट। अगर तुम कैलकुलेटर को बहुत सही तरीके से यूज करोगे तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आउट ऑफ द 10 कंट्रीज, कंट्री 1 थ्रू कंट्री 10, कंट्री 9 हैज द हाईएस्ट जीडीपी एंड कंट्री 10 हैज द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो जीडीपी लो, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो तुमको जीडीपी पर कैपिटा मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने दे रखा है। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा अबाउट कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8 ऑफ द ईयर 2024। कॉलम 1 गिव्स द कंट्रीज आइडेंटिटी, तो कॉलम 1 बता रहा है कि कंट्री का नाम क्या है। ठीक है, कॉलम 2 गिव्स द जीडीपी एज अ फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री 9। हमको बताया था कि जो कंट्री 9 है उसका हाईएस्ट जीडीपी है, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी एक्स, उसका फ्रैक्शन दे रखा है ये सारी वैल्यूज। सिमिलरली कॉलम 3 गिव्स जीडीपी पर कैपिटा एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। तो जो कंट्री 10 था उसका कुछ जीडीपी पर कैपिटा था, उसकी फ्रैक्शन की सारी वैल्यूज दे रखी है। कॉलम 4 गिव्स द कंट्रीज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, तो ये ग्रोथ रेट बता रहा है कि ईयर ऑन ईयर कितनी जीडीपी बढ़ती जा रही है। एंड कॉलम 5 गिव्स द कंट्रीज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है वो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, assume that GDP growth rates and population growth rates of the countries will remain constant for the next 3 years। मतलब बेसिकली ये जो ग्रोथ रेट दे रखा है जीडीपी और पॉपुलेशन का वो अगले 3 साल के लिए, मतलब ये हर साल 0.2% से बढ़ेगा। जब तुम 2024 से बढ़ा के 2025 निकालोगे तब भी 0.2% है, उसके अगले साल भी 0.2% है, उसके अगले साल भी 0.2% है, हर साल ही 0.2% से बढ़ रहा है। सेम चीज पॉपुलेशन भी अगर कम हो रही है तो वो हर साल इतने % से कम हो रही है, ये दे रखा है इन्होंने। अब ध्यान से देखो, अपने को सब कुछ पता है कंट्री 9 और कंट्री 10 के सेंस में। कंट्री 9 की जो भी जीडीपी है उस अकॉर्डिंगली सबकी जीडीपी पता है, और कंट्री 10 की जो जीडीपी पर कैपिटा है उस अकॉर्डिंगली अपने को जीडीपी पर कैपिटा पता है। तो मैं ये जो टेबल है ना, इस टेबल को इस तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे कंट्री 8 तक तो सब कुछ वो है ही, कंट्री 9 की मैंने जीडीपी मान ली एक्स, ये हो गई एक्स। अब ये जो एक्स है इस एक्स को यूज करके बाकी सारी जीडीपी अपन ने एक्स के फॉर्मेट में लिख दी। अपने को यही दे रखा था कि वो 0.15 फ्रैक्शन है किसका? इस x का, तो बेसिकली 0.15 x है, ये 0.12 x है, इस तरह से दे रखा था। सिमिलरली कंट्री 10 की जीडीपी पर कैपिटा जो है वो हाईएस्ट थी, वो वैल्यू अपन ने मान दी बाय, और उसी के सारे फ्रैक्शंस ये सारे दे रखे हैं, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, मैं जानता हूं जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू जीडीपी पर कैपिटा, ये बात है कि नहीं? अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, क्योंकि मुझे जीडीपी तो पता है, जीडीपी पर कैपिटा तो पता है, एक ही चीज मुझे नहीं पता है वो है पॉपुलेशन। अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है तो मैं इसको वहां भेज देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। बेसिकली
जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन। इस बात को मुझे ध्यान में रखना है। तो ये जितनी भी पॉपुलेशन की वैल्यूज है वो मैं एक्स और वाई के फॉर्मेट में निकाल सकता हूं। अब मुझे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली जो भी जरूरत होगी मैं वही निकालूंगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन अमंग द कंट्रीज 1 through 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन 2024? 2024 का डेटा दे रखा है, अपने से पूछा गया है 3, 5, 8 या 7 इनमें से स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसकी है। तो अपन 3, 5, 8, 7 इनको चेक कर लेते हैं। 3 की पॉपुलेशन क्या होगी? जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा, मतलब 0.13 अपॉन 0.02 एक्स बाय वाई। अब देखो एक्स बाय वाई तो सब में ही आएगा। जितने की तुम पॉपुलेशन निकालने जाओगे तो तुम 0.13 एक्स अपॉन 0.02 वाई करोगे। यहाँ पे भी अगर तुम कंट्री 5 की निकालने जाओगे तो क्या करोगे? 0.10 एक्स अपॉन 0.36 वाई। तो एक्स बाय वाई तो सब में ही आएगा, वो तो गिवन है। तो मैं बार बार एक्स बाय वाई नहीं लिखता हूँ, वो तुमको समझ लेना है कि एक्स बाय वाई तो आना ही है। अब तुम कंट्री 3, 5, 8, 7 इन सबके नंबर्स को डिवाइड कर करके देख लो। 0.13 बाय 0.02 क्या होता है? 0.13 बाय 0.02 इज इक्वल टू 6.5। तो ये हो गई वैल्यू 6.5। 0.1 अपॉन 0.36, 0.36 कितना हो गया? 0.2777, 0.277, ठीक है। 0.08 डिवाइडेड बाय 0.3 ये कितना हो गया? 0.266, 0.266, ठीक है। 0.07 डिवाइडेड बाय 0.41 ये कितना हो गया? 0.17, 0.17। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? कंट्री 8 की। तो कंट्री 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ कंट्री 4 जीडीपी टू कंट्रीज 5 जीडीपी इन 2026 विल बी क्लोजेस्ट टू। ध्यान से देखना, जो हमारी कंट्री 4 है उसकी जीडीपी कितनी है? 0.12x, 0.12x। और कंट्री 5 की जीडीपी कितनी है? 0.1x, 0.1x। अब ये तो 2024 का डेटा है। अब ये ग्रोथ रेट से बढ़ता जाएगा। तुमको पता है कि इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग विद दिस ग्रोथ रेट ऑफ 0.5 एंड 0.7। ग्रोथ रेट से बढ़ने के बाद क्या रेशो आएगा तुमसे वो पूछा गया है, ठीक है। तो कंट्री 4 0.5% से बढ़ रहा है। अब 0.5% से 2 साल तक बढ़ा, 2025 और 2026। तो इंटू 1.005 इंटू 1.005 ये कितने से बढ़ रहा है? 0.7% से। इंटू 1.007 इंटू 1.007 ये दोनों वैल्यूज निकालो और कैलकुलेटर में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 0.1212x, ठीक है। 0.1014 तो 0.1212 डिवाइडेड बाय 0.1014 कितना हो गया? 1.195। तो 1.195 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Which one among the countries 1, 4, 5, 7 will have the largest population in 2027? किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी among 4, 7, 1 और 5? 4, 7, 1, 5, ठीक है। अब देखो 5 के अपन ऑलरेडी निकाल रखी है, 7 के अपन ऑलरेडी निकाल रखी है, 1 और 4 की निकालनी है। तो 0.15 बाय 0.41, 0.36 आया है, ठीक है। 4 की भी निकाल लेते हैं। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.38, 0.31। अब देखो तुमको पता है इसकी ये वैल्यू, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये। हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? हाईएस्ट वैल्यू यहां पर है कंट्री 1 की, दैट इज 0.36। अब ध्यान से देखना, इसकी मान लो वैल्यू अगर 36 है, इसकी 31 है, इसकी 27 है और इसकी 26 है। अब ये पॉपुलेशन हमसे पूछी गई है 3 साल बाद की। इसका क्या हो रहा है? इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, पर बहुत छोटे नंबर से कम हो रही है ना। ये कितने से कम हो रही है? ये 0.12% से कम हो रही है, 1% से भी कम नहीं हो रही है। इसकी जो वैल्यू है वो आधे % से बढ़ रही है, 0.49% से। इसकी जो वैल्यू है वो 0.31% से बढ़ रही है। इसकी जो वैल्यू है वो 0.11% से कम हो रही है। तो अगर तुम 3 साल तक भी 1% का ग्रोथ करोगे तो भी ये 36 कोई बहुत छोटा नंबर नहीं हो जाएगा, या फिर ये 31 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा। तुम करके भी देखोगे तो भी तुम समझ जाओगे कि कोई ज्यादा फर्क आना नहीं है। तो मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूं यहीं से कि कंट्री 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं जानता हूं कि यार जो ग्रोथ रेट है ये कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट नहीं है। मान लो अगर 5% का ग्रोथ रेट होता या 10% का ग्रोथ रेट होता तो मैं चेक करके फिर भी देखता। बट जैसा कि तुम यहां भी देख सकते हो, तुम यहां पे भी अगर 0.12 बाय 0.1 कर देते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नंबर जो है ना ये रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर दो।
आंसर तुम्हारा 1.195 के पास में आएगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट आ रही है ये ग्रोथ रेट उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। सेम चीज यहां पे भी है, तुम चाहो तो तीनों में मल्टीप्लाई करके देख लो ये वैल्यूज, बट उसके बावजूद भी तुमको वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं वो थोड़े से ग्रोथ रेट से। तो कंट्री 1 विल स्टिल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर हो गया कंट्री 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8 विल द जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर देन 2024? देखो, तुमसे पूछा गया है जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। वो क्या होता है? जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, ये चीज होती है। पूछा गया है कि जो 2024 का जीडीपी पर कैपिटा दिया हुआ है, ये जो वैल्यू सारी दी हुई है, 3 साल बाद कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इस वैल्यू से कम हो जाएगी? अब देखो, जीडीपी पर कैपिटा निकलता कैसे है? जीडीपी अपन पॉपुलेशन से निकलता है। अब देखो, तुमको ये भी पता है कि जीडीपी किस रेट से ग्रो हो रही है और तुमको ये पता है पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो हो रही है। अगर जीडीपी पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से ग्रो होती है तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जाएगा, और अगर जीडीपी पॉपुलेशन से कम स्पीड से ग्रो हो रही है तो जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाएगा। हमको तो ये निकालना है कि जीडीपी पर कैपिटा कितनी कंट्रीज का कम हुआ है। तो मुझे बस ये देखना है कि जीडीपी किस स्पीड से ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन किस स्पीड से ग्रो हो रही है, और कहीं भी ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है एज कंपेयर टू जीडीपी, तो वो मैं मार्क कर लूंगा। यहाँ पे 0.2% से जीडीपी ग्रो हो रही है, और यहाँ तो और पॉपुलेशन कम हो जा रही है। अगर पॉपुलेशन कम हो जा रही है तो जीडीपी पर कैपिटा और तेजी से बढ़ेगा, तो ये नहीं हुआ। यहाँ 0.9 से ग्रो हो रही है, यहाँ भी पॉपुलेशन कम हो जा रही है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 6.5% से जीडीपी बढ़ रही है और 0.7% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जीडीपी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन द पॉपुलेशन, देयरफॉर जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ 0.5 से बढ़ रही है और 0.49 से बढ़ रही है, यहाँ पे भी जीडीपी का ग्रोथ फास्टर है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे 0.7 से बढ़ रही है, यहाँ तो उल्टा कम हो जा रही है पॉपुलेशन, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ 1.2% से बढ़ रही है एंड पॉपुलेशन इज ओनली इंक्रीजिंग बाय 0.71%। तो सारे ही केसेस में जीडीपी वाज ग्रोइंग फास्टर देन द पॉपुलेशन, देयरफॉर कहीं भी जीडीपी पर कैपिटा कम नहीं होगा, सब में ही जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो गया, कितनी कंट्रीज थी? देयर विल बी 0 कंट्रीज, 0 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुमको बेसिक एडिशन का लॉजिक लगाते आना चाहिए। ध्यान से देखना, द फिगर बिलो शोज अ नेटवर्क विथ 3 पैरेलल रोड्स रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस RA, RB, RC and 3 parallel roads represented by vertical lines V1, V2, V3. ठीक है। The figure also shows the distance in kilometer between the two adjacent intersections. ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच में 4 किलोमीटर का गैप है, यहाँ पे 7 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में 3 किलोमीटर और इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर। ठीक है। 6 ATMs are placed at 6 of the 9 road intersections. अब देखो, 3 लाइन और 3 लाइन को क्रॉस करोगे तो तुमको टोटल 9 इंटरसेक्शन मिलेंगे। इन 9 में से 6 जहां पर ATM है, तो 6 जगह ATM है तो बाकी 3 खाली होंगे। ठीक है। Each ATM has a distinct integer cash requirement in rupees lakhs and the numbers at the end of each line in the figure indicate the total cash requirements of all the ATMs placed on the corresponding road. अब देखो, इस रोड पे 3 ATM हो सकते हैं, इनकी जो भी कैश रिक्वायरमेंट है उनको अगर ऐड कर लेंगे तो ये 22 के बराबर हो गया। यहाँ पे भी अगर जितने भी ATM है, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे या तो 1 ATM भी हो सकता है, बट जितने भी ATM इस लाइन पे हैं उसकी कैश रिक्वायरमेंट को अगर ऐड कर लोगे तो 20 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो भी है उसको ऐड कर लोगे तो भी 20 हो जाएगा। सेम लॉजिक वर्टिकल लाइंस के लिए भी फॉलो करता है। मतलब अगर यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, इस 21 का मतलब है इस लाइन पे जितने भी ATM है उनकी कैश रिक्वायरमेंट्स को अगर ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द ATM प्लेस्ड ऑन RA इज 22 lakhs। बेसिकली वही चीज लिख रखी है। ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नोन। The ATM with the minimum and maximum cash requirement of 7 lakhs and 15 lakhs are placed on the same road. अब तुमको बोला गया था कि distinct है cash requirement, distinct integer cash requirement, मतलब सबकी अलग अलग होगी। वो सबकी जो अलग अलग होगी उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो नंबर है 15 का, और जो लोएस्ट नंबर है वो है 7 का। टोटल 6 ATM थे, 2 अपने को मालूम पड़ गया हाईएस्ट और लोएस्ट। उसके बीच में कहीं ना कहीं 4 नंबर और आएंगे, तो 15 हाईएस्ट, 7 लोएस्ट, और बीच के 4 नंबर कुछ और आने वाले। ठीक है।
अब अपने को एक और बात मालूम है कि जो 15 और ये 7 है वो सेम रोड पे आने चाहिए, या तो वो हॉरिजॉन्टली सेम रोड पे आने चाहिए या तो वर्टिकली सेम रोड पे आने चाहिए, दोनों क्रॉस में नहीं आ सकते, तो एक रोड उनकी कॉमन होनी ही चाहिए। द रोड डिस्टेंस बिटवीन द एटीएम विद द सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द एटीएम लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ आरसी एंड V3 इज 12 किलोमीटर। आरसी और V3 यहां पे एक एटीएम 100% है, ठीक है। इस एटीएम से 12 किलोमीटर दूर जो भी जगह है वहां पे सेकंड हाईएस्ट वाला आएगा, मतलब 15 के जस्ट नीचे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर आएगी। अब ये 12 किलोमीटर कैसे हो सकता है? इस पॉइंट से मुझे 12 किलोमीटर चलना है, मैं कैसे चल सकता हूँ? या तो मैं 5 किलोमीटर ऊपर चले जाऊं, उसके बाद 7 किलोमीटर यहाँ आ जाऊं, तो मैं 12 किलोमीटर चल जाऊंगा, या तो मैं 7 किलोमीटर यहाँ चले जाऊं और 5 किलोमीटर ऊपर आ जाऊं, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। इसके अलावा मैं 12 किलोमीटर नहीं चल सकता। अगर मैं ऊपर ऊपर ही निकल गया तो 8 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर तो कुछ और ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ साइड साइड में निकल गया, यहाँ से 7 चला गया, यहाँ से 4 चला गया, तो मैं 11 किलोमीटर चलूंगा, एग्जैक्टली 12 नहीं चलूंगा। तो एग्जैक्टली 12 चलने का एक ही तरीका है कि मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊं या यहाँ से यहाँ जाऊं। तो बेसिकली मुझे मालूम पड़ गया कि जो मिडिल मोस्ट एरिया है यहाँ पे भी एक एटीएम है, और यहाँ पे कौन सा वाला एटीएम है? यहाँ पे सेकंड वाला एटीएम है, जो सेकंड नंबर पे रहेगा 15 के जस्ट बाद, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट वाला है, दिस इज 15, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रीन में, फिर 3 अपन नहीं जानते, और फिर फाइनली 7। और मैं एक और बात जानता हूं कि यहाँ पे डेफिनेटली एक एटीएम रहेगा ही रहेगा। अब मैं सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखता हूं। सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 को लेके चलता हूं। 7 और 15 वो एक लाइन में आने चाहिए। अगर वो एक लाइन में आने चाहिए मतलब दोनों का सम होता है 22। 22 कहाँ हो सकता है? 22 या तो इस लाइन में हो सकता है या तो इस लाइन में हो सकता है, बाकी सब तो 22 से छोटे ही है। तो मैं 7 और 15 को इस लाइन में नहीं दे सकता, इस लाइन में नहीं दे सकता, इस लाइन में नहीं दे सकता, इस लाइन में नहीं दे सकता। मेरे पास 2 ही लाइन की पॉसिबिलिटी है, आइदर मैं ऐसे दूंगा या मैं ऐसे दूंगा। एक काम करते हैं, पहले वर्टिकली देने की कोशिश करते हैं। मेरे को 7 और 15 देना है। अगर मैंने यहाँ 15 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया, एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, तो 22 तो वहीं हो गया, बचा कुचा 4 मुझे यहाँ पे मजबूरन देना पड़ेगा। क्या मैं 4 का नंबर दे सकता हूँ? मैं 4 का नंबर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो कैश रिक्वायरमेंट्स है वो 15 और 7 के बीच में। तो मैं एक बात को लेकर और क्लियर हो गया कि यार मैं इस वर्टिकल लाइन पे नहीं दे सकता, तो मतलब मुझे मजबूरन इसी लाइन पे 15 और 7 देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं अगर मान लो यहाँ 15 दे देता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि यार ये जो लाइन है ना, इस लाइन की 15 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इस लाइन की अगर 15 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे कुछ एटीएम नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ एटीएम नहीं हो सकता, ठीक है। बचा कुचा बचेगा मेरे पास 7। अब मैं 7 यहाँ भी दे सकता हूँ, 7 में यहाँ भी दे सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले 7 अपन यहाँ पे लेके देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे 7 ट्राई करके देखा। अगर मैं यहाँ पे 7 ट्राई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 21 था, इस पूरी लाइन में 21 आना चाहिए। 7 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बचा कितना? बचा मेरे पास है टोटल 14। मुझे यहाँ और यहाँ मिला के 14 का नंबर देना है। अब ऑब्वियसली मुझे इन दोनों जगह पे मिला के अगर 14 देना है, और मुझे पता है यहाँ ऑलरेडी एक एटीएम एग्जिस्ट करता है जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर वाला एटीएम है, तो मैं ऑब्वियसली 14 नहीं पर ही दूंगा। मुझे सेकंड हाईएस्ट देना है ना, 15 की जस्ट बाद 14 आता है, 15 के जैसा मैंने 14 दे दिया, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाली लाइन भी सेटिस्फाई हो गई, 7 + 14 21, ठीक है। अब ये वाली लाइन भी सेटिस्फाइड है, क्यों? 15 + 7 22, ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड। अब बाकी सारे सेटिस्फाई करने जाते हैं। यहाँ है 14, यहाँ पे टोटल देना है 20। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे यहाँ पे 6 देना पड़ेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे 6 देना पड़ेगा मतलब 7 से नीचे कोई नंबर आ जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर वो पॉसिबल नहीं हो सकता मतलब मैं यहाँ पे 6 नहीं दे सकता, मतलब मैं यहाँ 14 नहीं दे सकता। 14 है तो 6 देना ही पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे 14 नहीं दे सकता, इसका मतलब मैं इनिशियली यहाँ पे 7 नहीं दे सकता। दिस 7 फोर्स्ड दिस 14 एंड दिस 14 फोर्स्ड दिस 6, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं ये बात समझ गया हूं कि यार यहाँ पे 7 देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी भी मुझे पता है कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर आएगा, पर वो 14 का नंबर नहीं आ सकता, 13 12 ऐसा कोई नंबर आना चाहिए।
और मैं यहाँ पे 7 नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ 7 नहीं दे सकता तो मुझे मजबूरन यहाँ पे 7 देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं है। टोटल 9 में से 6 जगह पे ATM है और 3 जगह पे क्रॉस है। मैंने 3 क्रॉसेस निकाल लिए, मतलब बाकी 4 जगह पे ATM होने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे 7 आ चुका है, ये पूरा सेटिस्फाइड है 22, ये पूरा सेटिस्फाइड है 15। अब देखो, अब मैं एनालिसिस करता हूं, ये जो सेकंड हाईएस्ट है वो क्या वैल्यू हो सकती है। मुझे पता है वो वैल्यू 14 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो 14 हो जाएगी तो यहाँ पे 6 फोर्स हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या वो 13 हो सकती है? अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 13 दे दी तो यहाँ पे क्या फोर्स हो जाएगा? 7 फोर्स हो जाएगा। बट मुझे बोला गया था डिस्टिंक्ट नंबर है, सारे नंबर एक दूसरे से अलग है, तो 7 में रिपीट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 13 भी नहीं हो सकता। सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू 12 हो सकती है क्या? अगर मैंने वैल्यू 12 दे दी, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, विच इज पॉसिबल, विच इज एक्सेप्टेबल। ये नंबर मैंने यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे 12 ले लिया, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, टोटल 15 हो चुका है, मुझे 26 चाहिए, तो बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 11, तो यहाँ पे नेचुरली 11 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 7 + 8 + 11 26 सेटिस्फाइड है, ये 20 सेटिस्फाइड है। अब मुझे ये वाला 20 सेटिस्फाई करना है। ये 20 सेटिस्फाई करने के लिए 11 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे 9 दे दिया। 9 + 11 = 20, ये 20 भी सेटिस्फाई हो गया। अब अगर ये 12 + 9 21 के बराबर होता है तो पूरी गेट सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि वो है। जब मैंने ये 12 रखा यहाँ पे, वहां से ये 8 आ गया, वहां से ये 11 आ गया, और 11 के कारण ये 9 आ गया, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। और साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये 12 और 9 ने सेटिस्फाई कर दिया इस 21 को, मतलब दिस इज अ वैलिड आंसर। दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर श्योर। तो ये मैंने एक वैलिड आंसर निकाल लिया, जहां मैंने स्टार्ट करा था 12 से और घूम के वापस से 9 आ गया और पूरी इंटायर चीज सेटिस्फाई हो गई। बहुत बढ़िया। अब ये तो मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैंने बोला था कि पहले अपन यहाँ पे 15 ले लेते हैं। मैं जानता था कि फर्स्ट लाइन में ही 15 + 7 आएगा, और मैंने बोला कि यार 15 यहाँ रख लेते हैं, कन्वीनियंट दिख रहा है, 15 सेटिस्फाई हो जाएगा। वो तो एक पॉसिबिलिटी थी। मान लो अगर मैं 15 को यहाँ नहीं लेके कहीं और दूं, तो क्या नई पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो बन चुकी है, सेकेंड पॉसिबिलिटी अपन बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, 15 को अपन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं, सेकेंड पोजीशन पे दे के देखते हैं। अगर मैं 15 यहाँ पे देता हूँ तो तुम ध्यान से देखो, ये टोटल है 21। अगर ये टोटल 21 है और 15 यहाँ आ गया है, तो ये 21 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगेगा? 6 लगेगा, और 6 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार 6 तो 7 से कम हो जाएगा। मेरे को हमेशा ये बात दिमाग में रखनी है कि हाईएस्ट नंबर देने लायक जो है वो 15 है, लोएस्ट नंबर जो है वो 7 है, सेकेंड वाला नंबर यहां पर आएगा और तीनों नंबर बीच में आएंगे। जो 6 है वो तो 7 से छोटा हो जाएगा, तो 15 में यहां नहीं दे सकता। अगर मैं 15 यहां दूंगा तो फोर्सिबली मुझे इस लाइन में एक 6 भी देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, 15 यहां नहीं देते हैं, 15 अपन यहां पे दे के देखते हैं। अगर मैं यहां पे 15 देता हूं तो क्या हो सकता है? मुझे एक 7 भी देना है। मैं यहां पे क्या 7 दे सकता हूं? इफ आई गिव 7 ओवर हियर, लेट्स से आई हैव गिवन 7 ओवर हियर, तो 7 क्या करेगा? यहां 14 फोर्स करेगा, और जैसे ही यहां 14 फोर्स हो जाएगा, इस लाइन में कहीं ना कहीं एक और 6 फोर्स हो जाएगा। वो तो मैंने देखा है, यहां तो 14 आ ही नहीं सकता, और अगर यहां 14 नहीं आ सकता तो यहां पे 7 भी नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। तो 7 यहां नहीं आ पाएगा, 7 को अपने को मजबूरन ही यहां देना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है बेसिकली, या तो तुम 15 यहां दे दो, 7 यहां दे दो, या तो 15 यहां दे दो, 7 यहां दे दो, सीधी सी बात है। अब ये पॉसिबिलिटी भी अगर पूरी कंप्लीट होती है तो ही बन पाएगी, अपन देखते हैं कंप्लीट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, 15 यहां आ गया, 7 यहां आ गया, यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे ऑलरेडी 7 है, टोटल 15 देना है, मतलब कहीं ना कहीं 8 भी आना चाहिए। अगर 8 देना पड़ेगा मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 8 आना चाहिए, या तो यहां आ जाएगा या तो यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जहां भी आएगा अपन देखते रहेंगे। ये 15 है, ये 26 है, बचा कितना? बचा मेरे पास 11। मुझे 11 देना है। 11 में कहां दे सकता हूं? या तो मैं 11 यहां दे सकता हूं, या तो मैं 11 यहां दे सकता हूं। अगर मैं 11 ऊपर देता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे 9 देना पड़ेगा, तभी 20 हो पाएगा। अब मैं यहां 9 दूं, यहां 9 दूं, कहीं भी 9 दूं, तो क्या सेकेंड हाईएस्ट 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे 11 देने जाता हूं तो आई विल बी फोर्स टू ब्रिंग अ 9 ओवर हियर,
एंड ऑब्वियसली या तो मैं यहाँ 9 दूंगा या तो यहाँ 9 दूंगा। अगर मैं यहाँ 9 देता हूँ तो सेकंड हाईएस्ट पे कुछ भी नहीं खाली हो गया, सेकंड हाईएस्ट खाली भी नहीं हो सकता और सेकंड हाईएस्ट कभी 9 भी नहीं हो सकता। तो आई कैन नॉट पॉसिबली गिव 11 ओवर हियर, आई विल हैव टू गिव 11 सबसे नीचे, यहाँ पे मुझे 11 देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 11 देता हूँ तब भी मुझे एक 9 देना है। अब मैं 9 यहाँ पे दूंगा कि यहाँ पे दूंगा, तुम मुझे ये बताओ। अगर मैं 9 यहाँ पे देता हूँ तो 7 + 9 16 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तो मुझे 8 देना था, ये मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यहाँ तो 8 देना ही है, तो इन दोनों पोजीशन में 9 नहीं आ सकता, तो मुझे 9 जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैंने 9 और 11 दिया, ये 20 सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे पास ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कैंसिल हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता, तो मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 + 8 15 सेटिस्फाई हो गया। ये 22 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड था। अब मेरे पास सिर्फ एक 20 है सेटिस्फाई करने के लिए। 8 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, मुझे क्या देना है, मुझे देना है 12। तो अगर मैं सेकंड हाईएस्ट नंबर 12 दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये 20 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर 15, फिर आ गया 12, फिर आ गया 11, फिर आ गया 9, फिर 8, फिर 7। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपने को क्या दिमाग में रखना था, अपने को बेसिकली देखना था कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो या तो 7 रिपीट करवा रही थी, या तो 15 से बड़ा नंबर ला रही थी, या तो 7 से छोटा नंबर ला रही थी। अपन इन कंडीशंस को, सारी बाउंड्री कंडीशंस को देखते हुए चले और अपने पास फाइनली एक और सोल्यूशन आ गया। अपने पास अब टोटली 2 सॉल्यूशंस हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को लेकर अपन क्वेश्चन को आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एटीएम प्लेस्ड एट RCV2 इंटरसेक्शन हैज अ कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 9 lakhs। RCV2 9 lakhs, RCV2 9 lakhs बिल्कुल सही है, तो इसका ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी ATMs हैव कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 10 lakh और मोर? कितने ऐसे हैं जो 10 लाख के ऊपर है? अब देखो, यहाँ पे 15 था, 12 था, 11 था, 9 था, 8 था, 7 था। यहाँ भी 15, 12, 11, 9, 8, 7 दोनों ही कंडीशंस में सेम नंबर्स आए थे, 10 या 10 से ज्यादा, 11, 12 और 15, 11, 12 और 15, टोटल 3 ATM थे, तो इसका आंसर हो गया 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू? ईच ऑफ RA, RB, RC हैज 2 ATMs। RA, RB, RC, यहाँ पे 2 ATM है, यस। यहाँ 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 पे ये वाला क्रॉस है, तो तीनों में ही 2-2 ATMs हर जगह पर है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट। ईच ऑफ V1, V2, V3 हैज 2 ATM। क्या वर्टिकली भी 2-2 ATMs फॉलो हो रहा है? यहाँ तो एक ही ATM है, तो यहाँ तो फॉलो ही नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वर्टिकली भी 2-2 ATMs होने चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे तो एक ही ATM है ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो दिस इज रॉन्ग। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। What best can be said about the road distance between the ATMs having the second highest and second lowest cash requirement? Second highest क्या है? 12 है। Second lowest क्या है? 8 है। 12 और 8 के बीच में कितनी गैप है? यहाँ पे 12 और 8 के बीच में 7 किलोमीटर की गैप है। यहाँ पे 12 और 8 के बीच में 4 किलोमीटर की गैप है। तो either 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। This is the right answer. What is the number of ATMs whose locations and cash requirements can both be uniquely determined? तो दोनों ही केस में सेम ATM कहाँ पर है? बेसिकली ये पूछा गया है। कैश रिक्वायरमेंट तो सब में सेम ही है, 15, 12, 11, 9, 8, 7, वो तो अपन ने दोनों ही केस में डिटरमाइन कर लिया है। लोकेशन दोनों जगह सेम कहाँ पर है? देखो 15, 7 और 8 जो है ये अलग अलग जगह पर है, और हमारे 12, 9 और 11 जो है वो सेम जगह पर है। तो 3 ऐसे ATM है जिनकी कैश रिक्वायरमेंट और लोकेशन सेम टू सेम है, तो इसका आंसर हो गया 3 इज द राइट आंसर।